हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 8th में हिंदी की बुक निकाल लीजिए। क्लास 8th में हिंदी की बुक निकाल लिया। लेसन नंबर 3, बस की यात्रा चल रही थी ना बस की यात्रा। ठीक है, लगभग 5-6 पैराग्राफ अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, निकाल लीजिए फास्ट। चलें, लास्ट अपन ने शायद वो गोते खा रही है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा था ना अपन ने। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता है कि उससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। ठीक है, जो कवि थे वो जिस बस में बैठे थे वो बहुत पुरानी और जर्जर बस थी, और इतनी पुरानी बस थी कि उसमें लग ही नहीं रहा था कि बस जो चल रही है, हम बस के अंदर बैठे हैं या बस को धक्का दे रहे हैं। यानी कवि जो अपनी व्यथा बता रहे हैं उस बस के अंदर। जैसे अपन किसी पुरानी गाड़ी में बैठते हैं तो बड़ा डर लगता है ना कि कहीं ये गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ब्रेक फेल नहीं हो जाए, कहीं ये जिस नदी के पास से गुजर रही है उसमें गिर नहीं जाए, या किसी पेड़ से टकरा ना जाए। तो उसे व्यंग्यात्मक रूप में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, और अपनी बस की यात्रा आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं। एकाएक फिर बस रुकी। यानी पहले भी बस रुकी थी, याद है? जब पानी उसमें पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, फिर क्या करा था, ड्राइवर ने पेट्रोल निकाल के ऊपर बाल्टी से नलची में इंजन में डाल दिया था। ठीक है, तब ठीक है, जब तक तो चल रही थी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। ड्राइवर ने क्या करा, तरह तरह की तरकीबें की, मतलब उसने इंजन भी देख लिया होगा, वायर भी देख ली होगी, क्लच भी देख लिए होंगे, स्टार्टिंग भी देख ली होगी, सारी चीज़ें देख ली, लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तानी खड़े हो गए थे, ऐसे उस बस का लग गया था कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। जो बस के हिस्सेदार थे, यानी बस के संचालन करता थे, वो कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है। इतनी पुरानी बस को भी वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन अब ये रुक गई है तो ये एक इत्तेफाक होगा। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, जब रात होती है और अंधेरा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जो चांद रहता है उसमें हल्की उजाला जो आपको दिखता है, वो जो पेड़ होता है उसके नीचे छलकते आता है। तो वहाँ बस खड़ी हुई थी, जिस पेड़ के नीचे बस खड़ी हुई थी वहाँ ऊपर से चांदनी की छोटी यानी हल्की रोशनी आ रही थी, और वह बस हमें बड़ी दयनीय यानी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बहुत बुरी कंडीशन में हमें लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसे लगता था कि कोई बूढ़ी महिला या कोई बूढ़ा पुरुष वहाँ पर आके बैठ गया हो। हमें गलानी हो रही थी, गलानी मतलब अफसोस हो रहा था कि बेचारे पल्लत करम चले आ रहे हैं। हमें अफसोस हो रहा था कि हम इस गाड़ी में बैठ कर आ रहे हैं, वैसे ही तो ये गाड़ी बड़ी वृद्ध है और हम इसमें बैठकर इसका भार और बढ़ा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबन में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राणांत हो गया मतलब प्राणांत यानी अगर ये मर गई, व्यंग कसते हुए हमारे कवि कह रहे हैं, अगर ये बस गए प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया, तो फिर इस बियाबन में मतलब बियाबान मतलब होता है सुनसान, इस सुनसान जगह में हमें इसका अत्येष्टित मतलब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मतलब व्यंग कसते हुए कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बस नहीं चली तो इस बस को हमें यहीं से छोड़कर जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब जो पार्टनर थे उनके, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा।
बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। फिर जो हिस्सेदार साहब थे उन्होंने इंजन खोल के व्यवस्था तो कर दी, बस चलने भी लग गई, लेकिन उसकी चाल पहले से और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे बूढ़ा होता जाता है इंसान और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम होती जाती है, वैसे ही उस लाइट में मतलब उस गाड़ी में, उस वाहन में, उस बस में इतना समय हो गया था, इतने टाइम से चल रही थी कि उसकी लाइटों में भी ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ नहीं दिख रहा है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइटें खराब हो चुकी हैं और जो चंद्रमा की चांदनी रास्ते पे है उसमें वह बस जो है वो अपना रास्ता ढूंढ रही है, टटोल रही है, रेंग रही है। जैसे क्या करता है, सांप रेंगता है ना, कोई जानवर रेंग के चलता है ना, तो वो अपने रास्ते को देखता है ना, ऐसे ही लग रहा था कि बस भी चांदनी रात की चांदनी रोशनी में अपने रास्तों को टटोल रही है। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। व्यंग्यात्मक रूप में आगे कवि कह रहे हैं, आगे से कोई गाड़ी या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती, क्योंकि उनके तो बस थी नहीं, उनके बस में लाइट तो थी ही नहीं, तो वो लाइट नहीं थी, तो सामने से एकदम गाड़ी आती तो फोकस पड़ता है, ड्राइवर की आंखों में उसको कुछ नहीं दिखता है। तो जैसे आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती तो गाड़ी साइड में खड़ी हो जाती, पीछे वाली गाड़ी को आगे निकल जान देते और आगे गाड़ी को अपने रास्ते निकल जान देते। और व्यंग करते हुए कवि कह रहे हैं, ऐसे खड़ी हो जाती थी कि निकल जाओ बेटी। जैसे बड़े कहते हैं ना, बड़े बूढ़े जब वो चलते हैं रास्ते में और छोटे भागते हुए निकल जाते हैं, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, निकल जाओ, अब अपनी उम्र तो रही नहीं कि जो भागा जाए, है ना। बूढ़े होने के बाद लोगों से कहाँ भागा जाता है, वृद्ध होने के बाद। तो ऐसे ही वो बस भी हमारी वृद्ध हो चुकी थी और नई नवेली जो गाड़ियाँ आगे पीछे से आ रही थी उनको कह रही थी, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही थे, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया आई और वहाँ पहुँचे ही थे कि उसका एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अब आप टायर एकदम से अगर हवा निकल जाती है तो गाड़ी नीचे बैठ जाती है और उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। और अगर मान लीजिए जब टायर फटता है गाड़ी का और गाड़ी स्पीड में होती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन वो बैठ कैसे गई, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम थी और टायर जब फटा तो स्पीड न होने की वजह से वो दबके वहीं बैठ गई। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। और कवि कह रहे हैं कि इतने देर हो गई उनको बस में बैठे हुए, इतनी सारी घटनाएं घटित हो चुकी, लेकिन मैंने उसके हिस्सेदार को भावपूर्ण श्रद्धा से नहीं देखा। लेकिन ये पहला समय था जब हवा निकल गई और मैंने उसको भावपूर्ण श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं, जो बस के हिस्सेदार थे वो जानते थे कि टायर बहुत ख़राब स्थिति में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। और पर फिर भी वो बसों के टायर को चेंज नहीं करा रहे हैं, इन पुराने टायरों के ऊपर बस को चला रहे हैं और इससे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। फिर भी उनको पता है कि इसमें जान और माल दोनों की हानि हो सकती है, इन दोनों की हानि की रिस्क लेते हुए बस को चला रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इतनी रिस्क लेके चल रहा है आदमी, उसके अंदर कितनी निडरता होगी, कितनी शालीनता होगी और कितना बलिदान करने की ताकत होगी। तो कवि कह रहे थे कि जब इतनी इनके अंदर ताकत है, इतना बलिदान करने की क्षमता है, तो इनकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बस चला रहे थे। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जो आंदोलन चलते हैं उसमें किसी का नेता होना चाहिए, क्योंकि नेता बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते उस बलिदानी के लिए। यानी जो हिस्सेदार था बस का, उसके लिए कह रहे हैं कि बाय द वे अगर ऐसा हो जाता कि टायर फट जाता और बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते, तो सबसे पहले जो देवता हैं बाहें पसार कर इस हिस्सेदार का स्वागत करते और उसे गले लगा लेते, उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। कवि फिर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने बस की यात्रा में कि बाहें पसार कर हमारे देवता भी उसका स्वागत करते कि वाह कैसा आदमी है, एक टायर के लिए अपनी जान दे दी है, अपने प्राण दे दिए, आइए उसे गले लगाएं। ये ना
क्योंकि नेचुरल सी बात है, कोई आदमी अपने एक टायर के लिए जान तो देगा नहीं, प्राण तो देगा नहीं, पर वो जानता था कि ये टायर ख़राब है, इससे दुर्घटना हो सकती है, हो सकता है कि प्राण चले जाएं, पर फिर भी वो चल रहा था, उसको प्राणों की इतनी परवाह न थी। मर गया पर टायर नहीं बदला। देवता भी क्या कहते हैं कि मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। स्टेपनी होती है ना, अपने पास जितने टायर्स होते हैं उसके अलावा एक अलग सी स्टेपनी होती है, वो भी घिसी हुई थी, बिल्कुल ख़राब थी। तो कवि कह रहे हैं कि वो घिसी हुई जो टायर था, दूसरा स्टेपनी जिसे अपन कहते हैं, उसे लगाया और फिर बस चल पड़ी। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अब इतनी घटनाएं हो चुकी थी, पहले टंकी हो गई थी, उसके बाद वो साइड में खड़ी हो जाती थी जब गाड़ियाँ आती थी, फिर टायर फट गया, फिर टायर नया चेंज किया। अब अपन ने सोचा था कि 1 घंटे में पहुंचा देंगे, इतनी सारी घटनाओं के बाद क्या 1 घंटे में पहुंचना वाजिब था? तो संभव था नहीं था ना। तो कवि कह रहे हैं कि हमने अपने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वो कह रहे हैं कि पन्ना तो छोड़ो, हमने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि हम कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि कवि को लगता था कि कहीं ना कहीं बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और हो सकता है उसमें हमारे प्राण भी चले जाएं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। मतलब कवि कह रहे हैं कि यहाँ इस बस में ऐसा लगता था कि ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, क्योंकि बस कितनी बार ख़राब हो गई थी, और उसके बाद ऐसा लगता था कि इस बस का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाएगी और इस लोक से सीधे परमात्मा के लोक में चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हम ही बेताबी तनाव खत्म हो गए। बेताबी मतलब उतावल, जैसे अपन बस में बैठते हैं तो जल्दी सोचते हैं ना, जल्दी जल्दी पहुँचे, तो इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। कभी उस बस में बैठने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब हमारा पृथ्वी पर कोई काम नहीं रह गया है, हमारी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, यानी बेताबी मतलब उतावल और तनाव बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हम बड़े इम्तिहान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गए। हमने सोचा बार बार क्या टेंशन लेनी, इस बस में जो होना है वो हो जाएगा। और कवि कह रहे हैं कि हमने टेंशन फिर छोड़ दी और अपने हंसी मजाक में लग गए। ठीक है, तो बस की यात्रा का जो इतना शानदार वृत्तांत हमें कवि ने बताया, इसका आपका रिवीजन करना है और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना बच्चों, इस पूरे पार्ट को आपको दोबारा से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।